बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये स्टार्ट हो गया रिकॉर्ड करना। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने जहाँ क्लोज किया था वो टॉपिक था रिलेटेड टू डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ रेफरेंसेस। ऐसे ही है, जिसमें हमने दो स्टैंडर्ड्स जो है वो देखे थे। एक देखा था ऑथर डेट सिस्टम और एक देखा था IEEE स्टाइल न्यूमेरिक सिस्टम। सही है। मैंने आपको एग्जांपल्स दी आपके अपने रिसर्च पेपर्स में। आपने देखा भी कि लोग किस तरह से उसको फॉलो करते हैं, किसी एक को एक वक्त में फॉलो करते हैं। और दो किस्म के उसके अंदर आप रेफरेंस देते हैं, एक इन टेक्स्ट और एक एंड ऑफ टेक्स्ट। इन टेक्स्ट जो है वो आप शॉर्ट रेफरेंस देते हैं और एंड ऑफ टेक्स्ट जो है वो डिटेल्ड और कंप्लीट रेफरेंस होता है। और उसके लिए फिर मैंने आपको एक टूल भी बताया, मेंडले, जो हमने देखा कि वो मेंडले जो है आप स्कोपस के साथ लिंक कर लेते हैं और अपनी लाइब्रेरी आप स्टेब्लिश करके आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर अपने रेफरेंसेस लिख सकते हैं, ताकि उसमें आसानी ये होती है कि आप किसी भी सीक्वेंस में अपने रेफरेंसेस को रख लें और जिसको जब डालना चाहें, जिसको निकालना चाहें, वो ऑटोमेटिकली अपनी अलाइनमेंट ठीक कर लेगा। और आपके रेफरेंस आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक सेलेक्ट अगर आप कर लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको पूरा रेफरेंस देगा। तो इस तरह से और भी कुछ टूल्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड के अंदर भी एक बाज़ का टूल एम्बेड होता है एंड नोट का, अगर वो है एक्सेस तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर टूल को इस्तेमाल नहीं करना तो फिर मैनुअली आप एंट्री करें, वो आप करें। लेकिन अगर मैनुअली भी एंट्री कर रहे हैं तो फिर स्टैंडर्ड को फॉलो करें जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड को आप चुन लें और उसके मुताबिक अपने रेफरेंसेस को दें। अम, ये करने के बाद मैंने आपको कुछ टास्किंग भी दी थी। मैंने कहा था कि अपने काम के अंदर कुछ चीज़ें आपने इनकॉर्पोरेट करनी है। तो अगर कोई रिपीट कर सके वो क्या क्या चीज़ें मैंने बताई थी जो आपने करनी थी। मैंने कहा था कि स्लाइड जो अपनी बनानी है उनको आपने रिफ्रेश करना है। तो स्लाइड के मतलब आपका रिसर्च टॉपिक का टाइटल जो है रिफाइन कर लीजिए। और हाँ, फिर मैंने आपसे कहा था कि अपने एरिया के ऑब्जेक्टिव्स जो आप रिसर्च में करना चाह रहे हैं वो डिफाइन कर लीजिए। जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रिसर्च क्वेश्चंस से निकलते हैं, तो पहले रिसर्च क्वेश्चंस फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। फिर मैंने आपसे कहा था कि जी रिसर्च पेपर्स जो आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं उनको एज पर क्लास में जो हमने क्वालिटी क्राइटेरिया डिस्कस किए हैं जर्नल्स के और कॉन्फ्रेंसेस के, उसके मुताबिक आप 10 पेपर्स जो हैं वो शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। ऐसे ही कहा था। और उन 10 पेपर्स को जब आप शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं तो आपको मैंने कहा कि एक सिंथेसिस मैट्रिक्स बनाना है आपने, जिसके अंदर आपने करना ये है कि जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप लिखेंगे और उन रिसर्च पेपर में उनके बारे में जो बात हुई भी है वो आप नोट करेंगे कॉलम्स के अंदर। सही है? ये बताया था। और जब ये कर लेते हैं तो उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा था कि जी रिसर्च प्रपोजल टेम्पलेट आपके पास आ चुका है। आपने उसमें से किसी एक सैंपल को फॉलो करना है और लिटरेचर रिव्यू लिखना है। यही जो सारी चीज़ें आपके पास अब हैं इनके अंदर से। और मैंने कहा था 2 से ढाई पेज का आप लिटरेचर रिव्यू सिर्फ लिखें अपने उस पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक के ऊपर जो आपने शॉर्टलिस्ट किया है। ठीक है, ये बात हुई थी। तो ये आप में से किस किस ने कर लिया है? शोएब ने कर लिया है, बस आपने कर लिया है। आपका नाम अनीक है, अनीक ने कर लिया है। जिशान नाम है, आश, अली रजा, आप दोनों ने कर लिया है। आपने अब्दुलरहमान नहीं किया। आपने आपने कर लिया है। ओके, आपने यस सर नो सर कर लिया। हाँ जी अलीज कर लिया। और आप? अच्छा चलो गुड। अगर आपने अच्छी उस पर कुछ ना कुछ अटेम्प्ट की है तो आई एम श्योर अभी आप अपने आप को बहुत अच्छा सोच रहे होंगे, फील कर रहे होंगे कि आपने रीजनेबल चीज कर ली है, जो कि आपके टॉपिक पे आपको अभी पहली 2-4 सीढ़ियां आप चढ़ गए सारे। ठीक है, और ये जो काम कर लेगा उसके लिए आगे काम ज्यादा आसान है, क्योंकि ये मेन जो मैं भी जिस तरह से टॉपिक मैंने डिस्प्ले भी किया हुआ है कि जो प्रपोजल्स रिसर्च थीसिस के, प्रोजेक्ट्स के या रिसर्च पेपर्स के होते हैं, उनके अंदर जो सबसे मेजर थीम होती है या जो उसका गोश्त होता है, ठीक है नहीं,
जो मीट है वो उसका लिटरेचर रिव्यू होता है। एंड बाय लिटरेचर रिव्यू वी मीन solutions which have been presented earlier। ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर आपकी मोटरसाइकिल खराब हो जाए, साइकिल खराब हो जाए, तो पहले आप ये देखते हैं कि यार इसको ठीक करने के क्या क्या तरीके लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। और अगर आप उनको पता चल जाए आपको कि क्या क्या तरीके, यानी जैसे चेन अगर उतर जाती है, चेन चढ़ाने का क्या तरीका किसी ने फॉलो किया है, कोई आपको हैक्स, वो आप देखते हैं ना इंटरनेट के ऊपर बाज़ औक़ात आपको शॉर्टकट्स बताए होते हैं, यार इस तरह से सॉल्व कर लो, इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो। टाई बनाने के 6 तरीके बताते हैं आपको, नॉट्स बांधने के 7 तरीके बताते हैं जो आपको पता नहीं होते। तो वो जो तरीके हैं सारे, वो लिटरेचर रिव्यू है। जब वो आपके सामने आ जाता है, लिटरेचर रिव्यू आ जाता है या लोगों के तरीके आ जाते हैं, तो अब आपके लिए आसानी है कि मैं क्या करूँ, सिलेक्शन करनी है ना आपने, कि मैंने अब इस तरह लेके चलना है चीज़ों को। इसलिए ये बहुत सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो आपके अच्छे सिलेक्शन ऑफ अच्छे रिसर्च पेपर्स, रेफरेंसेस को एज़ पर स्टैंडर्ड कोट करना, ये इसकी वेटेज आप समझें कि 70% आपके प्रपोज़ल में इसकी वेटेज है। बाकी इसके बाद बाकी चीज़ों की वेटेज जो है वो आती है, वो हम आज डिस्कस करेंगे, मैं आपको एक दफ़ा शॉर्ट से बताऊँगा। कोई सवाल अगर आपका इसके बाद है तो हम पहले सवाल ले लेते हैं, अदरवाइज़ आगे चलते हैं। जब ये लिटरेचर रिव्यू हम कर रहे हैं तो अपनी क्या थी, इंट्रोडक्शन में क्या थी, जर्नी और रिसर्च में ये पेपर मैं अभी उस पे डिस्कस करता हूँ। जो सेक्शंस है ना आपके ये आप बात कर रहे हो रिसर्च प्रपोजल, जो प्रपोजल डॉक्यूमेंट है उसके कुछ सेक्शंस हैं, मैं उनको आज डिस्कस करता हूँ। अभी उसमें से मैंने आपको एक सेक्शन करने के लिए दिया है जो कि लिटरेचर रिव्यू का है, सही है। लिटरेचर रिव्यू आपने कर लिया होगा, उसमें कुछ गलतियां भी होंगी, वो गलतियां मैं आपको आज हाईलाइट करूंगा, उनको फिर आप ठीक करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेथोडोलॉजी कैसे लिखनी है, और आज मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपने अपनी टाइमलाइंस, यानी क्या क्या सेक्शन, सब सेक्शंस एक प्रपोजल के अंदर हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। अभी आपने एक किया, बाकियों के लिए आपको टास्किंग आज से, इंट्रोडक्शन की टास्किंग आज मैं करूंगा आपको, ताकि इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर रिव्यू दोनों आपके अलाइन हो जाए, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो रिसर्च प्रपोजल आपने अभी लिया है यूनिवर्सिटी का, ये इसका मकसद ये है कि ये आप जब इस पे कुछ काम कर लेंगे, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इस जो ये इसके देने का मकसद ये होता है रिसर्च प्रपोजल का, या थीसिस को दो हिस्सों में तोड़ने का मकसद ये होता है कि आप को क्लैरिटी हो जाए कि मैंने किस तरह से अपना काम करना है। अभी आपने काम करना शुरू नहीं किया हुआ, बट आपको क्लैरिटी आ जाती है इसके बाद कि अब मैंने करना क्या है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपको कहा जाए कि जी आपने यहाँ से सदर जाना है, तो आप अभी सदर गए नहीं है, लेकिन आपने सारा पूछ पाछ लिया कि जी सदर जाने का तरीका क्या, और आपके दिमाग में अब फाइनलाइज हो गया कि जी मैं इस तरह से, अब अगर मुझे कोई कहता है सदर जाऊं तो मैं ऐसे जाऊंगा। वो तरीका आप शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, फाइनलाइज कर लेते हैं। और थीसिस क्या है कि अब आपको कहा जाए कि चले जी सफर शुरू करें अपना, आप सदर पहुंचे और वहां से जाके मुझे आप कॉल करें। समझ गए बात। तो ये अभी आपने, आपका वो डिसीजन मेकिंग स्टेज है जिसमें आपने अपने किए हुए या सोचे हुए काम को कैसे करना है वो आपने फाइनलाइज कर लेना है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसर्च प्रपोजल डिफाइंस व्हाट इज टू बी स्टडीड, हाउ एंड व्हेन। इट समराइजेस द वर्क दैट हैज टू बी डन फॉर द रिपोर्ट, थीसिस और डिसर्टेशन, क्लैरिफाइज व्हाई दिस रिसर्च इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पे हम आगे थोड़ा सा और देखते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ सीरियस थिंकिंग दी है अपने काम के ऊपर, जैसा लगा अभी आपको खुद फील हुआ होगा कि आपने बहुत पढ़ा लिखा, सिलेक्शन की, तो यू आर सीरियस। तो अगर ये सारा कुछ आपने किया सिंसियरिटी से, तो आपको उसका फायदा भी नजर आ रहा होगा, और ये आपकी एक थॉरो प्रेपरेशन हो गई है एट अर्ली स्टेज। अब आप में बहुत सारे लोग TH1 लेंगे इंशाल्लाह, तो उनके लिए बहुत आसानी होगी कि वो इस चीज़ को लेके आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। जो बिल्कुल स्टार्ट में स्टार्ट करना पड़ता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, अभी चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए होपफुली। सो जो पर्पसेस हैं रिसर्च प्रपोजल के, अशर पढ़ें क्या लिखा हुआ है। research proposal forces the students to focus attention on a research topic early in their research studies, help organize the research in a logical manner and in a way that models the final report, ensure that the research is doable. Sometimes the best decision that can come from writing a proposal is a decision not to proceed on the basis for funding is required. अच्छा, यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश ये की है कि जो प्रपोजल्स होते हैं ना, वो सिर्फ रिसर्च के नहीं होते। अभी आप तो रिसर्च का प्रपोजल लिख रहे हैं ना, लेकिन ब्रॉड सेंस में आप फंडिंग के प्रपोजल्स भी लिखते हैं।
आपने एक चीज़ डेवलप करनी है, तो उसके लिए आप पैसे लेना चाहते हैं, तो आप एक प्रपोजल देते हैं डोनर को कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे इतने पैसे दे दें। तो उसको हम फिर फंडिंग प्रपोजल कहते हैं, रिसर्च प्रपोजल नहीं कहते। अभी स्टेज पे जो थीसिस का प्रपोजल होता है, इसको रिसर्च प्रपोजल कहा जाता है। ठीक है, तो ये उस परस्पेक्टिव में यहाँ पे कुछ बात हमने की है। जो टाइप्स होती हैं आपकी रिसर्च प्रपोजल की, उसमें आपने शुरू में मुझे 1 पेजर 2 पेजर एक जो, या आपने खुद जो एक इनिशियल स्लाइड्स 2 शुरू की बनाई थी, दोज वर दी डूएबिलिटी रिपोर्ट्स। उनको हम 25 पॉइंट रिसर्च रिपोर्ट प्रपोजल कहते हैं, जिसमें आपने सोचा था या डिसाइड किया था कि मैं क्या करूंगा। दैट वाज द डूएबिलिटी रिपोर्ट। एंड नाउ यू आर डूइंग 100 पॉइंट मास्टर्स थीसिस प्रपोजल। इसको इसलिए 100 पॉइंट मास्टर थीसिस प्रपोजल कहते हैं कि जो इनिशियल आपने डिसाइड किया था उससे तकरीबन 4 गुना इस पे एफर्ट होगी अब, जो अब आप काम कर रहे हो। और ये 15 एक पेजेस की डॉक्यूमेंट बनेगी आपकी। आपने जो सैंपल डॉक्यूमेंट देखी है जो व्हाट्सएप पे आपसे शेयर हुई है, वो तकरीबन 15 16 17 पेजेस की डॉक्यूमेंट है, जिसने भी लिखी हुई है हर एक की। तो इतने पेजेस पे बन जाएंगे, जो उसके सेक्शंस है उनमें जब फिलिंग करेंगे आप, तो इतने पेजेस बन जाते हैं। पैटर्न मैंने आपसे शेयर कर लिया है। आई होप सबने वो पैटर्न जो है वो देख लिया है। वो सैंपल्स हैं जो कि अप्रूव्ड प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो उसको फॉलो करना है आपने। और वैसे ही डॉक्यूमेंट जितना टाइम हमारे पास रह गया है, से 4 वीक्स के करीब, उसके अंदर आपने वो कंप्लीट करना है। और उसमें मैंने आपको एक सेक्शन लिखवा दिया है, बाकी सेक्शन अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें हम ऐड करेंगे, ताकि आप बाय द एंड ऑफ एग्जाम आपका डॉक्यूमेंट आपके पास किसी एक फॉर्म में, अच्छी बुरी फॉर्म में आ जाए। रिफाइन हो सकती हैं चीजें, बट एक इनिशियल फेज में आप उसको स्ट्रीमलाइन कर चुके होंगे। और अगर इससे ऊपर जाते हैं आप, फर्दर 3 गुना मेहनत और करते हैं, तो आप पीएचडी का रिसर्च डिसर्टेशन प्रपोजल भी लिखते हैं लोग। पीएचडी के अंदर जो है वो स्टेजेस में इस तरीके से 2 स्टेज है। पहले आप अपना प्रपोजल डिफेंस करते हैं, फिर अपना थीसिस डिफेंस करते हैं। पीएचडी में जो आपका कोर्स वर्क होता है वो तकरीबन 15 से 18 क्रेडिट आवर्स का होता है, यानी 5 से 6 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं आप, और 30 क्रेडिट आवर का थीसिस होता है, 30 क्रेडिट आवर्स। इसका मतलब ये कि जितना आपने मास्टर्स में ऑलमोस्ट पूरा काम किया है, 30 क्रेडिट्स पढ़ते हैं ना आप, 30 क्रेडिट्स आप पढ़ते हैं, तो उसमें 6 क्रेडिट का थीसिस आपका है यहाँ पे। और तो पीएचडी में 30 क्रेडिट आवर्स का थीसिस डिफेंस होता है। 30 + 15 यानी 45 क्रेडिट आवर्स पीएचडी में करने होते हैं आप। 30 अभी की हैं, 45 और करेंगे अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं। और उसमें ऑलमोस्ट 3 टाइम्स और एफर्ट होती है जितनी एफर्ट अभी आप कर रहे हैं, क्योंकि उसमें अभी आपने 10 15 20 पेपर्स पढ़े, उनको आपने लिटरेचर रिव्यू के फॉर्म में लिखा, वहां पे आप 100 + 200 300 पेपर्स के ऊपर जाते हैं। और उन सब को आप कलेक्ट करके एक जगह पे, फिर उसका आप पहले लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, फिर अपना मेथड डिफाइन करते हैं कि मैं कैसे करूंगा। तरीका यही है, बट थोड़े से उसमें एग्रेसिवनेस है, या कहें कि थोड़ी चीजें ज्यादा है। जो कंटेंट्स होते हैं एक रिसर्च प्रपोजल के, वो ये सारे हैं जो आपने फिल करने हैं अपनी डॉक्यूमेंट में। और अगर आप वो डॉक्यूमेंट देखें जो आपको दी गई है, तो वो ऑलमोस्ट उसके अंदर यही सेक्शंस इन्हीं नामों के साथ, या थोड़े से नाम सिनोनिम्स कह लें, मिलते जुलते नामों के साथ आपको वो नजर आएंगे। लाइक आपने टाइटल डिफाइन कर लिया है आप सब में, ऐसे ही रिसर्च टाइटल आपका डिफाइन है। तो आपने अगर रिसर्च टाइटल डिफाइन कर लिया है, फिर आप पर्सनल पेज पे आप उसकी डिटेल देते हैं, अपनी टाइटल को लिखते हैं, अपने स्टीमर का नाम लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं। और फिर उसके बाद जब मैंने आपसे काम कराया, तो इसमें अगर आप उस पर गौर करें, तो उसमें रिलेशनशिप टू प्रीवियस वर्क, तो आपने भी 2 ईमेल लिखी है ना, या जिसको आप फर्दर रिफाइन करेंगे, दैट इज दी आइटम नंबर। अली रजा, कौन सा आइटम है? आइटम नंबर 4। आपने वो काम अभी कर लिया, ऐसे ही है मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कहीं आपने अचीव कर ली। तो अभी जो चीज आपने, अब इसमें जो और लिखी हुई है, उसमें जो अगली 2 चीजें हैं, पर्पस ऑफ द स्टडी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी। पर्पस इनफैक्ट या इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंट्रोडक्शन है। ये दोनों इंट्रोडक्शन का एक नाम है, या उसका ही डिस्क्रिप्शन है। क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर जो लिखा जाता है, अब आपने इंट्रोडक्शन भी लिखना है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन में और लिटरेचर रिव्यू में फर्क क्या है? इंट्रोडक्शन
सेक्शन या इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर आप 3 चीजों का ख्याल करते हैं या 3 चीजें लिखते हैं जो आपने लिटरेचर रिव्यू में नहीं लिखी। वो क्या क्या है? नंबर 1, वहां पे आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी प्रॉब्लम को। नंबर 1, पहली मसला होती है, you introduce your research problem, the problem which you are trying to address in your thesis. The problem which you have already identified, आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, अब आप उसमें यहाँ पे क्या देंगे, उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, बताएंगे यार ये प्रॉब्लम है, ओके इस तरह से है, दुनिया में यहाँ पे है और इस वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती है, इसके फैक्ट्स फिगर्स देंगे उस रिसर्च प्रॉब्लम के, जिसको आप ऊपर टाइटल देकर आए, तो इस पे आप 1 पेज 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ आप उसमें लिख देंगे, इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम, आप अपने मसले को मुताबिक कराएंगे कि अब इसको आप अंडरस्टैंड आपकी होनी चाहिए, इसमें क्या कहना चाहते हैं। ये जो प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन है ये आपने वहां पे नहीं की थी, रिव्यू में नहीं की, वहां तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशंस दे रहे हैं यार इस मसले को ऐसे सॉल्व किया तो ये फायदे ये नुकसान, एक और ग्रुप है इसका ये फायदे ये नुकसान, तीसरा ग्रुप ने ऐसे सॉल्व किया है उससे ये फायदे ये नुकसान है। लेकिन यहाँ पे हमने पहले सेक्शन इंट्रोडक्शन में द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स यू इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम, नंबर 2 यू गिव इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम, ये जो मसला हल करने में जा रहा हूँ ये अहम नहीं है ना, इसलिए मैं हल करने जा चाहता हूँ क्योंकि ये अहम है। अब वो अहमियत कैसे आप लेकर आएंगे, आपसे पूछूंगी इंट्रोड्यूस तो आपने कर दी प्रॉब्लम, आपके मतलब कुछ ना कुछ लिख दिया गया ये प्रॉब्लम यहाँ पे है यहाँ पे है, बारे में बताने का है हाउ टू राइट इम्पोर्टेंस, कैसे किसी चीज की इम्पोर्टेंस बताई जाती है, कैसे आप इम्पोर्टेंस how to the importance of something, and in this case the importance of the topic. स्टेटमेंट तो भी आई स्टेटमेंट तो आप मेरे रिव्यू क्या प्रॉब्लम है आप एक आदमी के ओके मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूं कि किसी को ब्लर नजर आ रहा है, ठीक है, तो आप ब्लरीनेस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, ये ब्लरीनेस है एक प्रॉब्लम है और इसमें ये इसी तरह से होती है, रियल बेसिस होने का मतलब है और इसमें एरिया बदलाव है क्लियर से इंट्रोड्यूस करेंगे। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस कैसे बताएंगे, क्या फायदा यदि हम प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस की बता रहे हैं या प्रॉब्लम से बता रहे हैं, पैटर्न तो जो देखिए वो आ गया, आप इंपॉर्टेंस ऐसे बता सकते हैं कि यार ये मसला दुनिया में हर कोने में पाया जाता है, ठीक है, अगर एक ऐसा मसला दुनिया में ज्यादा एग्जिस्ट करता है तो हल करना जरूरी हो जाता है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस में आती है, अहमियत आती है। अगर एक मसला ऐसा है जो कि इस मामले में ही है तो उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं लगे सिर्फ समझे नहीं, लेकिन अगर एक प्रॉब्लम जो कि दुनिया के हर कोने में पाई जाती है लाइक फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया में हर जगह पे हर कॉन्टिनेंट में फ्लड्स आते हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम में दुनिया के हर कोने में रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। क्या मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने इंट्रोडक्शन सेक्शन में इंपॉर्टेंस नहीं बतानी है और उसके तरीके आपको खुद सोचने की मैं कैसे इंपॉर्टेंस बता सकता हूँ, आप एक प्रॉब्लम आप वी शुड फिगर आउट द मेथड्स हाउ टू टेल द इंपॉर्टेंस, आप डाटा लेके कुछ बताना चाहते हैं स्टैटिस्टिक्स के थ्रू तो कैसे बताएं, आप रिसर्च पेपर्स के अंदर से कोट करना चाहते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस इंडिकेट कर रहा हूँ आप कैसे बताएं। आपसे एक और तरीका ये होता है कि आप रिसर्च पेपर जो आपने जुड़े हुए हैं उसमें आप रीजन वाइज कुछ पेपर सेलेक्ट कर लें, यदि एक पेपर है जो कि एशिया में हुआ हुआ है प्रॉब्लम के तहत, एक सोल्यूशन किसी अफ्रीका में दिया हुआ है, एक सोल्यूशन अमेरिका में हुआ हुआ है, यूरोप में हुआ हुआ है, क्या बता रहे हैं कि हर जगह पे इसके काम हो रहा है।
मेरी कंडीशन में काम हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर भी आपको अगर आप अपने पेपर्स खोलो तो आपको रेफरेंसेस नजर आते हैं, लेकिन इस पर्सपेक्टिव से होती है कि आपकी प्रॉब्लम की ग्लोबल नेचर को शो कर रहे हैं। जब आप ग्लोबल नेचर लेंगे ना तो मसला है नजर आएगा ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में इस तरीके से पहली चीज आ गई इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम, सेकंड चीज आ गई give the importance of the problem, and the last thing is introduce your solution, your solution. इससे आप चाह रहे हैं जो कि आपने लिटरेचर रिव्यू के बाद निकाला होगा, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि मैं इस तरह से सॉल्व करना चाह रहा हूँ और मेरे सामने इससे जो है ना वो ये फायदे हासिल हो सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ में करते हैं, लास्ट 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ आप अपने अपने जो सोल्यूशन है जो आपका हल है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, डिटेल नहीं देंगे क्योंकि ये डिटेल आ रही है ना वो इधर आ रही है इस मेथोडोलॉजी में आ रही है आगे। ये सेक्शन है जो कि डिटेल वाला सेक्शन है आपके सोल्यूशन। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, लेकिन पहला आपने अपना टाइटल डिफाइन कर दिया, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन के अंदर ही दो हेडिंग्स हैं, पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी। ये प्राइमरली यही दो तीन चीजें जो मैंने आपको बताई, इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम, इंट्रोड्यूस योर सॉल्यूशन। सो इंट्रोडक्शन सेक्शन ये 2 पेजेस 2 ढाई पेजेस का होता है जिसमें ये 3 चीजों को आप फोकस करें। एंड देन वी गो ऑन टू द लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में प्योरली बाकी लोगों के सॉल्यूशंस डिस्कस करने होते हैं कि मैंने यूज किया है, इसने यूज किया है, इन्होंने यूज किया, उसमें ये फायदे, इसमें ये फायदे, इसमें ये नुकसान, इसमें ये नुकसान। एक बात तो समझ आई, एक पंचलाइन याद रखेंगे तो लिखना आसान होगा आपके लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपके पहले 2 सेक्शन फिल होंगे which will be generally 4 से 5 पेजेस आपके आप लिखें, जिसमें मैंने आपसे इससे पहले भी कहा था कि एक पेज में नॉट मोर देन 3 पैराग्राफ्स, लाइक 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ मिनिमम एक पेज पे रखें और इस तरीके से 2 से 3 पेज आप इंट्रोडक्शन पे लिखें और 3 एक पेज 4 पेज जो है वो आप लिटरेचर रिव्यू पे लिख सकते हैं। ठीक है, और जब ये लिख लेंगे तो उसके बाद अगली चीज आ जाएगी, अगली चीज आ जाएगी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगी इसके बाद, बिकॉज प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो फ्लो में लिटरेचर रिव्यू के बाद आती है। लिटरेचर रिव्यू से आप यहाँ से सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है उसमें ये मसले हैं, जनरली स्पीकिंग यही है कि आप सॉल्यूशन देना चाह रहे हैं तो आप अपने सॉल्यूशन की को बताने के लिए या उसको लोगों को समझाने के लिए आप पिछले वाले सॉल्यूशंस को बुरा या किसी हद तक कमजोर कहेंगे ना कि वो कम है या इतना नहीं है, इसलिए मैं एक नया सॉल्यूशन देना चाह रहा हूँ। दिस इज हाउ वी प्रोसीड। तो इसलिए लिटरेचर रिव्यू से आपने असूलन, हो सकता है लिटरेचर रिव्यू बहुत अच्छा हुआ हो, बहुत अच्छा काम किया हुआ लोगों ने, आप जो करना चाह रहे हैं उससे अच्छा किया हो, लेकिन दिस इज हाउ फॉर्मल रिसर्च प्रोसेस इज दैट यू विल try to conclude that there are certain small little issues in the previous solutions. So मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है क्योंकि मैंने पढ़ लिया सारा एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस, उनके अंदर ये मसले हैं, तो मैं अब इस तरीके से प्रॉब्लम मेरी ये बन रही है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाएगी कि 3-4 रहने के लिए ये मसले हैं स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। आप उसको रिसर्च गैप्स भी कह सकते हैं, गैप एनालिसिस भी कह सकते हैं, और उसको आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि रिसर्च गैप्स की बेस पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनती है। और जो आपने लिटरेचर रिव्यू लिखे हैं उनमें गैप्स नजर आए आपको, आप बेशक पहले गैप्स लिख लें सारे और फिर आप कहें जी कि गैप्स हैं तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लेंगे फिर अपने मेथड पे आ जाएंगे आप। जी जी पूछ। ये वो मेरे पास में जो ये जो पहला दूसरा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तीसरा है लिटरेचर रिव्यू और इस तो ये बिल्कुल हम जो एक चीज को काफी फॉलो करना चाहिए। और वैसे भी सर मेरा ख्याल है कि किसी भी डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट चैनल के इसमें इंट्रोडक्शन का सबसे पहले होना चाहिए। इंट्रोडक्शन का तो इंट्रोडक्शन पहले ही मैंने भी पहले बताया, मैं इस पे थोड़ी करेक्शन फिर बताना चाह रहा हूँ। सर मैंने नोट किया, मैंने आपसे कहा कि
पहले आपने लिटरेचर रिव्यू बताया। नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात। मैंने ये कहा है कि मैंने आपसे लिटरेचर रिव्यू लिखवा लिया है, लिखवा लिया, आपने लिख दिया जी। अब आपने डॉक्यूमेंट में इसको पहले नहीं रखना ना, डॉक्यूमेंट में आप पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे सर, लेकिन मैंने भी आपसे लिखवाई नहीं इंट्रोडक्शन। जी जी सही है, मैंने ये कहा। मैंने इसके बाद क्या है कि इसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू ले आए, आपने लिख दिया तो लिटरेचर रिव्यू आप वहां से कट पेस्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट में आप लिटरेचर रिव्यू नंबर 2 पे रखेंगे, पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। सही है? जब आप लिटरेचर रिव्यू लिख लेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट इधर आ जाए, मैं आपको कह रहा हूँ स्टेटमेंट ऊपर से, हाँ मैं कह रहा हूँ उसको यहाँ पे लिखना, तो आप चेंज कर सकते हाँ ये थोड़ा सा चेंज करके प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप इधर लेंगे, हैं, नंबर 3 पे रखना। नंबर 3 पर। और उसकी वजह मैंने आपको बताई कि लिटरेचर रिव्यू के बाद आपको पता चलता है जो इस प्रॉब्लम क्या है? आपने क्या कहा था, क्या नाम था, निशान ने कहा था जी कि इसके बाद आपको पता चलता है कि गैप्स क्या है, रिसर्च गैप्स पता चल जाते हैं आपको लिटरेचर रिव्यू करने के बाद। और रिसर्च गैप्स की बेस पे आपकी प्रॉपर स्टेटमेंट आती है कि गैप्स ये है तो ये मसले हैं, ठीक है। और जब आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिख देंगे नंबर 3 पे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसके बाद आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस फिगर आउट करेंगे, क्योंकि प्रॉपर स्टेटमेंट के अंदर आपके रिसर्च क्वेश्चन हैं, उनके अंदर इतनी सवालों के जवाब देने आप रिसर्च क्वेश्चन जब आप लिख लेंगे देन यू मूव ऑन टू द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि ये क्वेश्चन दिए हैं तो इनको हल करने का मेरे पास ये टारगेट्स हैं जो मैं सेट करना चाह रहा हूँ, आप ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाएंगे, यही नजर आ रहा है आपको। जब ये हो जाएगा तो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो छठी चीज है वो आपके मेथोडोलॉजी आ जाएगी। क्या मेरा जी मेथड ये है, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रपोज्ड वर्क या ये सिग्निफिकेंस यहाँ कवर करा दी मैंने आपको इसके अंदर, मैंने आपको ये कहा कि इंट्रोडक्शन में बात करते हैं। हाँ इसमें बात करते हैं, हाँ अगर हम अलग लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं, तो राइट नहीं है, लेकिन मैंने आपसे ये कहा है कि इसको अलग ना लिखें, यहाँ पे डालें इंट्रोडक्शन के अंदर आप इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम को डिस्कस करें। So literature introduction, literature review, problem statements, research questions, research objectives, methodology, ये लिखिए वहाँ पे। जी सर, मेथोडोलॉजी चैप्टर 6 नंबर में। और उसके बाद आप नंबर 7 पे अपनी टाइमलाइंस डिफाइन करेंगे, बिकॉज मेथोडोलॉजी आपने भी इम्प्लीमेंट नहीं की है, आप सिर्फ बता रहे हैं कि जी मेरी ये ब्लॉक डायग्राम है, ये उसके मॉड्यूल्स हैं और ये उसकी लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा, ये स्टैटिस्टिकल टूल इस्तेमाल करूंगा, इस तरह से मैं पॉपुलेशन साइज डिसाइड करूंगा, ये मेरा सैंपल साइज होगा, इस तरह की चीजें आपसे बता रहे हैं जिनको आप इंप्लीमेंट करेंगे आगे सके, इसलिए आप टाइम लाइन दे देंगे। इसके बाद कीजिए पहले फेज में मैंने ये काम करना है, दूसरे फेज में ये करना है, तीसरे में ये करना है, चौथे में ये करना है, अल्टीमेटली मैंने अगले 8 महीने में 10 महीने में चीज को कंप्लीट करना है। तो ये रानी जो कि यहाँ पर पर इसके पब्लिक के ब्रीफ प्रोसेसिंग जो से कर रहा हूँ बस तो वो मेथोडोलॉजी उसकी अपनी है, अपनी है, इस तरह खुद करना चाहिए वो डिटेल में। तो ये भी हम इसको फॉलो करेंगे इस तरह आज आई मीन उससे आप एक सैंपल इसके मुताबिक अपने आप को अलाइन करें, मेथड तो आपका होगा ना, इसका नहीं होगा इस तरह जी, क्योंकि वो अपना मेथड दे रहा है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेथोडोलॉजी का एक सेक्शन होगा, कभी स्ट्रैटेजी का आपने बिल्कुल करके गलती किया है, मैंने अभी तक पहुंचा था कि ये चीजें हैं तो कैसे करना है, ठीक है। ये यहाँ तक हम आ गए थे, अभी मैं स्टेप पे जाना था मेथोडोलॉजी के ऊपर कि मेथोडोलॉजी का आता क्या है, ठीक है। तो मेथोडोलॉजी में क्या आता है आपके पास में, तो उसका अपना काम है, उसी ने आपको सैंपल दिया ना, उसने अपने टाइटल के लिहाज से अपना मेथड डिफाइन किया है, बिल्कुल आप सबका अपना अपना अलग मेथड होगा, नहीं तो तो आप 3D प्री प्रोसेसिंग आपने किया है तो फिर जो आएगा ना, जो आप करना है आपको आप करेंगे वो आपने डिसाइड करना है। बट मेथोडोलॉजी आएगी, मेथोडोलॉजी से मुराद ये होता है कि आपने
जब यहाँ पे गैप्स देख लिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने लिख ली, रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन कर ली, ऑब्जेक्टिव्स आ गए, तो अब आप अपना एक तरीका डिफाइन करेंगे कि इनको हल करने के लिए मैं ये स्टेप्स करूंगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, वो आएगा। अब वो आपके होंगे, इससे नहीं होंगे, वो आपके होंगे। ठीक है, तो कहीं पे इसने भी प्रोसेसिंग लिखी है, आपने हो सकता है आगे आधे लोग प्रोसेसिंग ना हो, बट वो जो भी तरीका है वो यहाँ पे आ जाएगा, उसको आप पैटर्न फॉलो करेंगे, यानी इसके मुताबिक इस्तेमाल करके आप उसका मैथड लिखिए कि मैं इस तरीके से करूँगा। ठीक है, के बाद क्या चीज़ है वहाँ पे टाइम टेबल है या टाइमलाइन है? टाइमलाइन तो बस दिस इज हाउ आठवीं चीज रेफरेंसेस आ जाएंगे आपके। और रेफरेंसेस में मैंने आपको कहा था कि जो रूल ऑफ थंब है मास्टर्स थीसिस या मास्टर प्रपोजल के अंदर, इट इज जनरली अज्यूम कि तकरीबन 20 से 30 रेफरेंस आपके इधर होने चाहिए एक प्रपोजल डॉक्यूमेंट, 20 से 30 रेफरेंस होने चाहिए, जिसमें कम से कम 20% रेफरेंस जो है वो पिछले 2 साल के थे, लास्ट 2 years। इसकी आप एक पिक्चर लेके ग्रुप पे भी डालने ताकि बिजनेस लर्नर्स को जो किसी के पेपर हम लार्जेस्ट बिब्लियोग्राफ के अगर हम कॉपी करेंगे तो जैसे मैं आपकी नंबर 2 में प्रोडक्शन में किसी के पेपर हम कोर्स कर रहे हैं, उसकी जो चीज वो मॉडल लिखा होता है वो है लेकिन हम उठा सकते हैं अपने वर्ड में करें, अपने साथ नोट कर देंगे कि ये उसके ऊपर नोट नहीं करते आप, हमेशा पैराफ्रेज करते हैं, तो एक नई स्टेटमेंट डालते हैं, कोड नहीं करना, इन्वर्टेड कॉमन में बंद नहीं कर सकते। वो सही तो चीज़ है, ये टाइमलाइन हमारे लिए ये वो जो हमने लिखी है वो जवाब है जो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे ऐसे ही। और ये सब सेमेस्टर हमारा हो गया, ये दो टाइम फ्रेम इसी तरह बनाने या उसके लिए आगे पीछे कर सकते हैं, शॉर्ट बनाते हैं आप जल्दी को आगे पीछे हो जाता है, तो कंट्रीट करना तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें जो सर दिया जाए आप तो पढ़े तो आप साल में लिखा ना तो डॉक्यूमेंट जो सेंटर वाले लिखा हुआ है या तो एक साल स्कूल की वो देख रहे हैं उसमें साथ साथ ये आपने भी साथ साथ देखना है, पहले आप स्टोरी पढ़ेंगे आप पता ही ना हो क्या है। तब ये साथ में रिसर्च करी है आपने बस लास्ट तक है ये आपने एक टेंटेटिव टाइमटेबल दिया, इसमें अपनी समझ एग्जाम को कर सकते हैं, आप इससे अभी कर सकते हैं तो आप अभी कर लेंगे, आप समझने का टाइम ज्यादा लगेगा, बात नहीं कि उसका उसको नहीं कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये इसमें कोई रूल नहीं है कि आपने 8 महीने या 6 महीने में करना है, ये आपकी कंफर्ट है, इस आपने प्लान किया वो ठीक है। अब इसमें अगर आप देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें जो लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट में है ओके उसके डॉक्यूमेंट हो गए हो क्या यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू, फिर डेटा सेट कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, फिर प्रपोजल राइटिंग, प्रपोजल सबमिशन, this is one presentation, presentation, it is based on analysis that if this is right up, if this is submission and if this is defense. ये स्टेप्स बनते हैं सारे, जी सर। जो इनिशियल शुरू में स्टेप्स लिखे ना उसमें उससे पहले लिखा होगा ऑलरेडी कंप्लीटेड, या लिख सकते हैं आगे मैंने कर लिया इसके स्टेजेस तो ये सारी है, फिर पोस्ट प्लान उससे प्रपोज प्लान में कुछ काम आप कर चुके होंगे, तो आप ये कहते हैं कि मैंने करनी है तो नहीं किए वो आगे 2 महीने 1 महीना 3 महीने या हो सकता है आप कहीं जो किया था वो इतना अच्छा नहीं था, वेरीफाई करना चाहते थे कि नॉन होगा ये ड्रॉ चॉइस, बट ये यही सारी चीजें हैं जो कि टाइम लाइन में लिखी जा सकती सर जो काम आप कहते हैं चार जो हमने रिसर्च लगा देनी पड़ी और हमारा ये वाला काम इसके साथ पेश करता है जो छोटी सी तो फिर हम इसको बात करेंगे। हाँ आप कहीं मैं ऑलरेडी कर लिया अब आगे चलते तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मकसद तो यही है हमारा कि आप ऑलरेडी इतना कर चुके हो कि आगे आपको जल्दी आपका एक सेमेस्टर में मैक्सिमम 6 महीने में आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको कंटेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल अलाइन विद दी को जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजी है उससे अगर आप करें तो ये सारी चीजें आपने उसके अंदर कर ली। अच्छा सर इसमें 20% भी एक मसला हमें होता है, आप लास्ट ईयर 2020 आल्सो लास्ट ईयर,
तो इसमें अक्सर जो आप कहते हैं वहाँ पर उसने रजिस्टर नहीं होते तो उसका रिजल्ट फैक्टर हो गई प्रॉब्लम है करनी पड़ेगी। नहीं अगर लास्ट ईयर तो समझिए 21 20 21 22 या 22 23 आपके केस में 22 23 है यानी तो लास्ट ईयर का मतलब है 22 23। हाँ आपने कहा कि 22 23 इससे जो हमारा इम्पैक्ट फैक्टर वो सॉल्व है ना तो उसमें सर जो हमारे पास आएगा 22 का आएगा जो 23 का आएगा 24 आगे तो ऐसा लग गया आपके पास तक लेकिन 23 के रिसर्च पेपर्स तो आप लेकिन सर जब हम सिंटेक्स मैट्रिक्स में डालते हैं उसमें मैंने आप जैसे मैंने कि मैंने वेब ऑफ साइंस में कैसे मसला क्या है अभी सर वेब ऑफ साइंस पे कर रहे थे तो कोई पेपर में एमसीएल थी और पेपर तो दूसरे पे नहीं सर जनरल फिर वो नहीं होते फिर गेम आएंगे 2022 के सत्र जो हम इसकी वो करते हैं बिल क्वालिटी चेक करते हैं क्वालिटी चेक के लिए 2022 में ऐसा ही अपनी इंफॉर्मेशन के 2023 में 2022 तक पेपर अपनी अभी जो इम्पैक्ट फैक्टर आएगा वो जनरल इम्पैक्ट फैक्टर आते हैं जनरल जो है वो 23 चल रहा है इसका इम्पैक्ट फैक्टर 23 से 24 में आएगा 22 का इम्पैक्ट फैक्टर सही करने का तो रिसर्च पेपर पे इसमें पब्लिश नहीं है इस साल में पेपर्स बेताश पब्लिश हुए तो आपके एरिया में जो होंगे तो आप उन जर्नल्स में से ले सकते हैं जिनका इम्पैक्ट फैक्टर 2022 है पूरा समय 2022 का इम्पैक्ट फैक्टर इनके मतलब ये बहुत साल 2023 वाला इम्पैक्ट फैक्टर नहीं चाहिए 22 से उसका इम्पैक्ट फैक्टर है टेक्निक वो अच्छा चैनल है एक्सपेक्टेशन क्या है से 2022 आप जरा इसमें होते हैं जब हम कुछ भी है आप फोकस में करते हैं उसका सिस्टम ऑन करते हैं यहां तक 2021 में अगर पता है तो एक्सपेक्टेड पॉइंट 9 फिर बस 1.7 जो लेटेस्ट हो सर आपने ये भी बताया कि पर डे पर डी को वो सर वेब ऑफ साइंस के तो सबसे पहले वेब ऑफ साइंस में भी आपको बस रूपस मिलते हैं सर इन सर उसमें मुझे बाकी भी कुछ वेब ऑफ साइंस पे और एमसीए पे उसके इफेक्ट में सब कुछ चाहिए यानी कि जब प्लस में लिख सकते हैं क्योंकि मुझे चेक करते हैं वहां पे एक मेरे का जीरो आया तो उसको मैं कंसीडर देखो ये तो एक है ट्रेड ऑफ आपने देखा यार 6 चीजें 4 लेकिन वो नहीं लगी कोशिश करें कि ऐसा इंडिया में जो एक स्पेसिफिक करता हो अगर नहीं मिला तो जरूर ये फिर भी इससे तो बेहतर है कि नहीं तो डिसीजन है आपका सब पे वो ज्यादा अच्छा है लेकिन चले क्या बेस्ट हो रहा है यहाँ पर कुछ और कुछ समझ रही थी आप जो निशान फोन पे क्या देख रहे हो यही देख रहे हो अच्छा सो आई होप दिस मेक सेंस ये चीजें आपको क्लैरिटी आ गई। अब इसमें जो एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा वो ये है कि लिखते हुए किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है किस पे ज्यादा जान लगानी चाहिए और किसको कदरे आप थोड़ा सा आई वुड से कि बल्कि ये हम आते हैं आगे जब रिसर्च पेपर के हम फेजेस पे आएंगे ना मैं वहां आपको बताऊंगा अभी आप सिर्फ ये जो इसमें आपकी टास्किंग अब है वो ये है कि आपने इसके इन सेक्शंस में से आप लोगों ने टाइटल वाली स्लाइड या टाइटल वाला पेज तैयार है आपका अब उसको आप इस सैंपल के मुताबिक लिख लें इसका सैंपल का देखेंगे तो फ्रंट पेज पे कुछ थोड़ा सा लोगोज वगैरह हैं कुछ चीज़ें फिल करनी है अपने टाइटल को वहाँ फिल कर लें सुपरवाइजर का नाम फिल कर लें तो पहला पेज आपका तैयार हो जाएगा उसके बाद आपने लिटरेचर रिव्यू वाला जो काम है वो कर लिया है तो अब आपने जो काम करना है वो इंट्रोडक्शन का सेक्शन आपने लिखना है आप वो बना लें पहले आप वो आपकी चॉइस है अगर आपको ऐसे मतलब आपका दिमाग ऐसे चलता है कि पहले टेबल ऑफ कंटेंट बनाऊंगा फिर करूंगा तो आप ऐसे कर लें मैं आपको इस तरह कह रहा हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट जनरली सबसे आखिर में बनता है जब सारी चीजें आपकी जमा हो जाती हैं क्योंकि फिर आपको पता होता है जी मैंने क्या क्या चीजें रेडी कर ली लेकिन ये तरीका भी ठीक है प्राइस में नहीं है
ये टेबल ऑफ कंटेंट ही है ना आपका सारा, तो आप इसी के मुताबिक चलना है आपने। मैंने अब आपको ये कहा है कि जी ये वाला काम आपने अब करना है इस वीक के अंदर, ये आप कर चुके हैं, ठीक है, और मैं भी किसी हद तक ये सारे भी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब जो रहता है सिर्फ वो ये वाला रहता है जिसके लिए हमने अभी आगे आपको, फिर आगे जो हम नेक्स्ट अब चलते हैं तो मैं आपको टास्किंग दूंगा। लेकिन ये अपने प्रपोजल डॉक्यूमेंट में अब आप फिलिंग शुरू कर दें, ये पहली 5 चीजें आप फिल कर सकते हैं, यू डू इट। पहली अटेम्प्ट कर लें, गलतियां होंगी उसको हम ठीक करेंगे आगे, ठीक है। नहीं कर सकते जो रेफरेंसेस भी आप कर सकते हैं, ये भी हो जाएंगे, ये भी डाल दें आप। फिर जो नई चीज लिखेंगे वो ऊपर लिखना शुरू कर दें, ठीक है। तो टाइमलाइंस भी हो जाएंगी, सिर्फ मेथोडोलॉजी रह जाएगी जिसको हमने अब देखना है कि मेथोडोलॉजी को हम कैसे फिल करेंगे या उसमें क्या चीजें होंगी, बट बाकी चीजें आपकी रेडी है, ठीक है। ठीक है अबू बकर, वलीद, सुल्तान साहब, ओके। सो अगर ये सारी चीजें ओके हैं तो अब इधर एक आप लोगों में से जो डिग्री प्रोग्राम में इस वक्त यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कौन कौन से लोग बैठे हैं? 1 2 3, बस 3 लोग हैं, अच्छा। कोई क्वेश्चन है? पेपर तो नेक्स्ट है ना अभी जुमेरात, मैं बताऊंगा आपको पेपर, ये बिल्कुल ठीक रहेगा हमारे लिए। मैं बताता हूँ, मुझे आपने याद कराना है, ठीक। अच्छा जी, ओके। एक चीज जो मैं अभी सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बताना चाहूंगा वो क्योंकि आप लोगों का मोस्टली काम होता है सर्वे बेस्ड या क्वेश्चन एयर फिलिंग बेस्ड, क्योंकि आपने डाटा जो कलेक्ट करना होता है वो किसी को सर्वे भेज के लिकर्ट स्केल पे आप फिल करवाते हैं और फिर उसकी बेस पे आप किसी एक टूल यूज करते हैं एसपीएसएस को या नोवा को, जो कि आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके देता है कि ये मीन वैल्यू है, ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये इसका क्रॉनबैक डेल्टा है। जो आपके थीसिस जितने भी हैं, अगर आपने रिसर्च पेपर्स देखे हो तो वो इस तरह ही हुए हुए हैं मोस्ट ऑफ द। तो अगर आपका इस तरह का काम है तो फिर आपने उस पर्सपेक्टिव में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बट ये एवरीबडी हम जब सर्वे करते हैं या क्वेश्चन फिल करवाते हैं तो उसमें क्या पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। असल में याद रखिए कि जब आप क्वेश्चन जब सर्वे फिल करा रहे होते हैं तो आप वो जो जिन लोगों से करा रहे हैं उससे मसले तो नहीं हल कर रहे होते हैं। तो आपने अपने अगर अपनी अपनी फैक्ट्री में मजदूरों के मसले हल कर रहे हैं तो मजदूरों के पिछले एक कराएंगे ना, सेकंड मसले को आप उठाएंगे, नहीं। लेकिन मजदूर पूरी दुनिया में है, अगर देखा जाए मजदूर आप उन सब मजदूरों को, अगर आप मजदूरों के मसले हल करना चाह रहे हैं तो दुनिया के जितने मजदूर हैं सबसे डाटा लेना चाहिए, मसला हल करना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन बेतहाशा है और सारी पॉपुलेशन को 100% उनसे मसलों का पूछना और मसले का हल करना इम्पॉसिबल है। बस इसलिए स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, लाइक आप स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में शायद 4000 स्टूडेंट्स हैं, अगर स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम पूछना चाह रहा हूं तो स्टूडेंट में 4000 स्टूडेंट्स से उनका फीडबैक लेना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूंगा तो मैं एक सैंपल सिलेक्ट करूंगा जो कि रिप्रेजेंटेटिव हो उस पॉपुलेशन का, ताकि जब वो सैंपल मुझे जवाब दे तो मैं श्योर हूं कि यार ये तो मुझे जवाब देने के लिए सबके लिए मैं सेफली एज्यूम कर सकता हूं कि यही वही जवाब ये वो भी देंगे। अगर ऐसे कुछ रूल्स में अप्लाई करूं तो मेरे लिए काम करना आसान हो जाएगा। इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स में ये चीज इंप्लीमेंट की जाती है कि आप पॉपुलेशन साइज पहले डिसाइड करते हैं, फिर आप पॉपुलेशन की बेस पे सैंपल साइज निकाल लेते हैं, सेफ सैंपल साइज जो कि डुएबल होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका प्रॉब्लम क्या है, मैं जरा मुझे ज्यादा अच्छा लिख कर सकूं क्या करना चाहते हो, आपका टाइटल थीसिस है जो आपने प्रपोजल है आपका, उसमें क्या करेंगे, क्या काम करना है, इसलिए आप क्या करना चाह रहे हैं? Impact of leadership style to project success. Impact of The impact of leadership style to project success. on project success.
लीडरशिप स्टाइल और प्रोजेक्ट सक्सेस। तो आपने जो आप लीडरशिप स्टाइल्स है उनका डाटा कहीं से जुड़ा होता है। आपकी लीडरशिप तो पूरी दुनिया में है, सारी दुनिया में डाटा नहीं ले सकते आप। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये लीडर्स की पॉपुलेशन क्या है, कितने दुनिया में लीडर्स हैं। 1 लाख है, 15,000 है, 20,000 है, 40,000 है, 15,000 है, एक नंबर चाहिए होगा। तो जब नंबर आपको मिल जाएगा तो उसके बाद अब आप इस तरह की इक्वेशन अवेलेबल है जो आपको बताएंगी कि इतने लीडर्स का तो डाटा नहीं आ सकता। आप इतने लीडर्स का ले लें, आप ये वही सेम रिस्पॉन्स देगा जो सारे लीडर अगर जमा कर लेते तो देते। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो आपने चूंकि इम्पैक्ट देखना है लीडरशिप स्टाइल का और प्रोजेक्ट सक्सेस, तो आपने डाटा कलेक्ट करना है लीडर्स का भी, उनके स्टाइल्स का भी और उनकी सक्सेस या फेलियर का भी, तभी तो उससे कोई यूजफुल रिजल्ट निकलेगा। तो आपको सबसे पहले पॉपुलेशन देखनी चाहिए, ठीक है। अब आप उस रिसर्च पेपर को फॉलो कर रहे हैं, मे भी उसने बात की हो अपने उस डॉक्यूमेंट में कि मेरा जो पॉपुलेशन है या फिर टोटल लीडर्स है दुनिया में वो इतने हैं, जिसकी वजह से मैं सैंपल लेना चाहता हूँ जो कि से पाकिस्तान के अंदर आबाद में इतने लीडर्स को मैं कंसिडर कर लूँ अगर, तो मेरा मसला हल हो जाए। ऐसी बात आपके बेस टाइम पेपर में ईपीएस में क्या आप देख लेंगे, देख लेंगे तो बेशक तो आप देखिए आराम से आपका टॉपिक है। अब इसमें भी देखिए दो-तीन वेरिएबल्स हैं, दो-तीन वेरिएबल्स का डाटा आपने पहले लेना होगा जो पॉपुलेशन है और ज्यादा उनका नंबर है, उसमें से आपको कुछ सैंपल सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपका टॉपिक क्या है? अगेन इसमें भी डाटा कलेक्शन फॉर टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड और वो मेजर प्रॉब्लम है जो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, पॉपुलेशन का व्यू है जिससे आपको डाटा लेना चाहिए सबसे ले सकते। तो आपको एक सैंपल लेना पड़ेगा। तो वैसे भी आप लिंक करना चाह रहा हूँ कि जब आपने डाटा कलेक्ट करना हो ना तो आपका जो अफेक्टेड ऑडियंस होती है वो बेतहाशा होती है। आइडियल है कि सबसे फीडबैक दे तो आप एक्चुअल एनालिसिस कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल ये है कि आप एक सिलेक्टेड पोर्शन या कुछ ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे, इसको आप सैंपल साइज देना कहते हैं। तो उस मकसद के लिए मैं आपको यहाँ पे एक कुछ चीजें बताना चाहूंगा। सबके लिए ये अच्छी चीजें हैं, मतलब इवन आपका एरिया नहीं भी है भी आप अगर इसको देखें तो इट्स गुड। एक वेब पेज खोल लेते हैं। ये इसका लिंक दिया हुआ है मैंने। अच्छा देखिए जी, अब इस पे इनफैक्ट आप इक्वेशंस की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन कुछ रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं। सबसे पहले आपसे कहा कि आपने एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल साइज निकालना है, सही है। तो आपको सबसे पहले पॉपुलेशन साइज पता होना चाहिए। तो आप पॉपुलेशन साइज अपना ढूंढेंगे। पॉपुलेशन साइज निकालने का तरीका क्या होता है? सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक इदारा है जो कि पाकिस्तान के हर शोबे का डाटा हर साल छापता है। आपकी वर्कफोर्स कितनी है, बैंकिंग सेक्टर में कितने लोग हैं, लीडर्स कितने हैं, मैनेजर्स कितने हैं, आपकी इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, आपकी डेयरी फार्म में, लाइव स्टॉक में किस तरह का डाटा है। यानी जो डाटा आपको जो आपको पॉपुलेशन चाहिए वो आपको पाकिस्तान की हद तक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से मिल जाएगा, ठीक है। और इससे ऊपर जाना चाहें तो एशियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अपना डाटा पब्लिश करती हैं, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना डाटा पब्लिश करते हैं। तो आपको सैंपल साइज उन सोर्सेज के थ्रू निकालना पड़ेगा पहले। वो आपका अपना अपना इशू है कि आप देखें कि आपका पॉपुलेशन साइज कैसे मिलेगा। सादा तरीन ये है कि एटलीस्ट आपको पाकिस्तान का पॉपुलेशन साइज मिल जाएगा सर्वे ऑफ पाकिस्तान की साल की रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। वो वैल्यू आपने यहाँ डालनी है। से आपको पता चलता है जी कि मैंने
से मैं बात करता हूँ सुल्तान की, कि सुल्तान ने लीडरशिप स्टाइल्स पे काम करना है, और उसको नजर आता है कि यार जो मेरे टोटल लीडर्स हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के अंदर, वो हैं 6000। उसने जब अपना देखा जाके डाटा सर्वे ऑफ पाकिस्तान में, तो पता चला 6000 लीडर्स हैं जिनको आप जज कर सकते हैं, जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं टू कलेक्ट दी डाटा। तो मैं उनकी वैल्यू डाल देता हूँ। अच्छा देखिए, अब 6000 लोग हैं लीडर, लेकिन आपको नीचे सैंपल साइज कितना नजर आ रहा है? ठीक है, मैं से इसको थोड़ी सी वैल्यू को और कम करता हूँ, 5000 कर देता हूँ, 4000 कर देता हूँ, या 12000 कर देता हूँ। चल, ये लिटिल बेटर। 12000 लीडर है। 12000 के 12000 लीडरों तक पहुंचना आसान नहीं है। इसलिए जो मुझे कैलकुलेटर बता रहा है, कह रहा है जी कि 1200 लोग 2000 लोगों को अगर आप अप्रोच कर लेते हैं अपने डाटा के लिए, तो ये 2000 लोग आपको जो रिस्पांस देंगे वो इक्विवेलेंट होगा उन 12000 लोगों के। लेकिन किस बेस पे? दो चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, अगर आप गौर करो तो। थोड़ा सा साइज में बड़ा कर दो। विजिबल है वैसे ये? क्या दो चीजें लिखी हुई है सुल्तान? ये एक स्टिकर के साथ अगर आप देखो, अनफॉर्चुनेटली स्टिकर ऐसे थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ। सबसे पहली चीज क्या है जी? मार्जिन ऑफ एरर लिखा हुआ है कि 2% मार्जिन ऑफ एरर रहेगा। और मार्जिन ऑफ एरर की डेफिनेशन देखें क्या है इसमें, पढ़े जरा, आगे दी हुई है कि इससे मुराद क्या होती है। पढ़ो, ये आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप करीब आ जाओ। ये लो, मैं अगर मैं साइज बड़ा करूँ, थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट ठीक नहीं हो रही, लेकिन बहरहाल कुछ तो हो गया। अभी देखें, आ गया। मार्जिन ऑफ एरर की डेफिनेशन पढ़े जी, सारे पढ़े, सबको पता होना चाहिए। असल में ये एडजस्ट नहीं हो रहा। This is the plus or minus figure used in newspaper or television opinion poll that, for example, if you use a margin of error of 4% and to 7% of your sample picks and answer, you can be sure that if you had asked the question to the entire population between 43% to 73 and 51% would have picked that answer. This is बस 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 बस, इसका मतलब समझने की कोशिश आपकी, मतलब क्या है ये बताओ। पढ़ तो लिया है, क्या समझ आई इसमें? समझ क्या आई? इसको लिंक करें ना कि आपका मार्जिन ऑफ एरर ये कह रहा है कि अगर मार्जिन ऑफ एरर 4% होता, अगर एक डाटा में मार्जिन ऑफ एरर 4% है, और आपने एक क्वेश्चन दिया किसी को, सैंपल को क्वेश्चन दिया, सैंपल साइज को, और उसमें से 47% लोगों ने एक जवाब चुना, ठीक है, लेकिन वो है तो सैंपल ना, पॉपुलेशन तो ज्यादा थी। तो मार्जिन ऑफ एरर का रोल यहाँ पे ये आ रहा है कि वो जो उन्होंने चुना है उसका प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर जो है वो बाकी सारे लोग चुनते अगर वो भी होते, यानी यही जवाब इस एरर के आई आसपास होता। 47 प्लस 4 51%, 47 माइनस 4 43, यानी 43 से 51% के दरमियान सारी पॉपुलेशन जवाब देती। तो ये मार्जिन ऑफ एरर आपको एक रेंज बता रहा है। अगर आप पूरी पॉपुलेशन से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, सिर्फ सैंपल से पूछ रहे हैं, सैंपल ने एक ही जवाब दिया ना, सारे सैंपल ने 47%, आपको पता चला जी यस कर दिया, बट अब आपने कमेंट करना है पॉपुलेशन के ऊपर। तो मार्जिन ऑफ एरर अगर 4% आपने रखा हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सारी पॉपुलेशन से भी पूछ लेते तो आपको 43 से 51 के दरमियान जवाब मिलता। ये मतलब है। आई डोंट नो कितना समझ आया आपको, लेकिन बहरहाल इसको सोचें, गौर करें। यहाँ पे 2% है, वो एग्जाम्पल के लिए सर, वो एग्जाम्पल सिर्फ मिसाल दी हुई है। आप इसको 2% यहाँ पे आप इधर अप्लाई करेंगे तो 12000 लीडर्स हैं। आप 2000 से सवाल पूछते हैं तो जो वो जवाब देंगे, 2000 जो जवाब देंगे से उनमें से 50% ने एक जवाब दे दिया,
यस। तो आपका ये मार्जिन ऑफ एरर ये कह रहा है कि 52 और 48% लोग यही जवाब देते अगर आप सबसे पूछते, 12,000 के 12,000 लोगों से पूछते। तो ये वो मार्जिन ऑफ एरर है। दूसरी चीज यहाँ पे मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। देखिए जब मैं इसको 2% से 1% पे लेके जाता हूँ ना, ये वैल्यू बढ़ जाती है। 12,000 पे अगर 1% का मार्जिन ऑफ एरर लगाया तो मुझे लोग ज्यादा चाहिए फिर। हाँ ठीक है। और अगर मैं इसको 1% से कम करके 5% पे ले जाता हूँ तो आप सिर्फ 350 लोगों से पूछ लें, लेकिन उनका मार्जिन ऑफ एरर ज्यादा होगा, ±5% होगा वो जो भी जवाब देंगे आपको, देन दी पॉपुलेशन साइज। सही है, इजी सी चीज है ये, कोई मुश्किल नहीं है अगर आप। और इस तरीके से एक और चीज है कॉन्फिडेंस लेवल। ये एक दूसरा वेरिएबल बीच में इन्वॉल्व होता है, कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल क्या चीज है जी? विजिबल है? थोड़ा ऊपर करो, अभी ठीक है। ये सही है यार। अच्छा जूम आउट भी इसको छोड़ना करो, अभी ठीक है। तो ये क्या है जी? कॉन्फिडेंस लेवल की डेफिनेशन है क्या है जी? शोएब पढ़े। of the margin of error. It is expressed as a percentage to represent how often the percentage of the population who would be an answer lies within the margin of error. ये आपकी एक श्योरिटी है जो कि आपसे इस तरह डिटरमिन कर सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ ऑडियंस क्या है। भाई आपने इनको लीडर बना दिया, लीडर ही नहीं थे, आपने उनसे सवाल पूछ लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया ना कि मैंने सही लीडर से तो बात ही नहीं की है। तो ये इसका ताल्लुक इससे है कि आप मार्जिन ऑफ एरर पे कितना श्योर हैं कि वाकई मार्जिन ऑफ एरर 2% 1% ही है, बिकॉज मैंने सही लोगों को चुना है। तो देखिए अब इधर भी मैं इधर दोबारा आता हूँ, 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, तो जवाब आ रहा है 373 विद 5% मार्जिन ऑफ एरर। मैं कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हूँ, 99% पे ले आता हूँ। क्या हुआ इधर? अच्छा मैं अगर इसको 5% पे ले जाता हूँ, 2% पे बढ़ गया। अगर मैं इसको और बढ़ गया, अब देखें ये है दी बेस्ट पॉसिबिलिटी कि आपने 12,000 पॉपुलेशन थी, आप 1% मार्जिन ऑफ एरर 9%, तो आपको तकरीबन आधे लोगों को इंटरव्यू करना पड़ रहा, 7,000 लोगों को। लेकिन अगर से मैं इनको रिलैक्स करता हूँ, यहाँ मैं इसको 5% पे ले जाता हूँ और तो ना ये रेंज और भी बिल्कुल ही कम होगी। 12,000 लोगों को मैंने इंटरव्यू करना था, लेकिन मैंने उसमें 5% मार्जिन ऑफ एरर को रखा विद 95% कॉन्फिडेंस लेवल। तो मैंने सिर्फ 350 लोगों से इंटरव्यू करना है, तो मुझे जो जवाब देंगे मैं 5% एरर के साथ कह सकूंगा कि बाकी लोग भी ये जवाब देते और उस पर 95% कंफर्म होगा। ठीक है, तो आप लोगों की जो ये अपना काम करते हैं उसमें आप ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट कंसिडर द होल पॉपुलेशन। नोबडी कैन, सारी पॉपुलेशन नहीं देख सकते हम, तो हमें एक सैंपल लेना पड़ता है बेस्ड ऑन दीज टू वेरिएबल्स, और इसकी आप प्रेजेंटेशन देते हुए आप डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा अब ये चीज तो एक आ गई, अब आपने 373 लोगों से इंटरव्यू करना है या उनको क्वेश्चन भेजना है, तो आपने सिर्फ 373 लोगों को क्वेश्चन भेज दिया। आपको भी आते होंगे मेलों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं ना, ये फिल करते हैं जी, कितनों के जवाब आपने दिए? आपने दिया है? अच्छा कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने। इट मींस एक और वेरिएबल भी है, क्या 20% हो। अगर आप 100 लोगों को भेजेंगे ना, उसमें से 20 लोग जवाब देंगे, 80 लोग जवाब नहीं देंगे। इसलिए अगर आपने 373 लोगों को करना या क्वेश्चन फिल करना, जवाब आएगा जिस पे आप फिर एनालिसिस करेंगे। ये फिगर है आपकी सैंपल साइज की। 3 वेरिएबल आ गए इसके अंदर, कौन कौन से 3 वेरिएबल आ गए जी?
मार्जिन ऑफ एरर, कॉन्फिडेंस लेवल, और तीसरी चीज आप सो रही हैं क्लास में, इसका मतलब है एस्टिमेटेड रिस्पॉन्स रेट। तो तीन चीजों को देखते हुए सैंपल साइज डिसाइड होता है, नंबर टू इनवाइट और नंबर टू सेंड ईमेल, देन यू विल गेट द रिस्पॉन्स एज पर योर रिक्वायर्ड एनालिसिस। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जो हम श्योर सबको पता होनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर द मैनेजमेंट साइंस स्टूडेंट्स, ये हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आपने जब भी एनालिसिस एक पे करनी है तो आपको एक सैंपल चाहिए होगा, जब सैंपल डिसाइड कर नहीं होना, आपको पता होना चाहिए कि मेरे 20,000 बंदे हैं जो ये चल रहे हैं इस वक्त, निकला है, इसलिए मैंने इतने क्वेश्चन फिल कराए और उस पर एनालिसिस की। अभी मैंने ऑलरेडी डिस्कस ये कर लिया है, तो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू दी राइटिंग मिस्टेक्स। मैं रिपीट करता हूँ, हमने जो सब्जेक्ट की हमने जो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए थे, हमने कहा था कि जी हमने रीडिंग वाले फिनोमेना को कवर करना है, हमने प्रेजेंटेशन करना है, और तीसरी चीज थी राइटिंग वाले फिनोमेना। अब आपने कुछ लिखना शुरू कर दिया, अभी आपने एक लिटरेचर रिव्यू के 3 या 4 पेजेस लिखे हैं, ऐसे ही है, तो अब उसमें कुछ गलतियां की होंगी आपने। मैं आई वुड बी इंटरेस्टेड ना हो कि आप साथ साथ उन गलतियों को भी आप करेक्ट करें कि वो गलतियां क्या है और उनको हमने ठीक कैसे करना है। पहली बात तो ये कि जिस तरह अभी इधर से मुझसे क्वेश्चन है, आपने कट पेस्टिंग नहीं करनी, पेस्ट कर दिया, बल्कि आपने पेपर पढ़ना है, फिर उसको पढ़ के अपने अल्फाज में पैराफ्रेज करना है और रेफरेंस भी देना है, ये दोनों काम। तो पढ़ के उसको समझे और खुद ये रेफरेंस दें, इस तरह से आपने चलना आगे। इसका कितना पड़ता है, गलत तो गलत है, अब मैं उसको कहूँ 100% खराब है, गलत है, मतलब सवाल मुझे समझ ही नहीं आई, गलत है, ठीक नहीं नहीं। अगर आप कुछ एक आध चीज लेना चाहते हो उसकी मसला नहीं है, देखो जो प्लेजरिज्म अलाउड है ना, जो HEC अलाउ करती है, वो 19% अलाउ करती है, तो 19% तक आप जो लेना चाहो ले लो, उससे ऊपर जाओगे तो वो चीटिंग हो जाएगी। तो अगर आपको एक आध कोई डेफिनेशन अच्छी लग रही है तो आप लिखें, ले लें, फिर भी कोड जरूर करेंगे यहाँ से लिए। मैं 40 मिनट फॉलो किया। इंफॉर्मेशन दे दी और अपना पेपर लिखते हैं, तो मेरे लिए ये बहुत आसान होगा और सब आप रिकमेंड करते हैं कि स्टडीज है
और जो कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट्स हैं, कंसल्टेंट्स की टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, नेशनल बात है, नेशनल वाटर पॉलिसी, वो इंफॉर्मेशन या वो जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो जो हमारे इश्यूज हैं या वो अगर हम अपने में डाल सकते हैं, तो भी डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखें, देखिए मास्टर्स में और एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स होते हैं उन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज सर्टिफिकेशंस उस एरिया में की होती हैं, साथ साथ उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है और वो 15, 20, 25 साल के उस एरिया में एक्सपर्ट लोग होते हैं। एक एक्सपर्ट को आप एक स्टूडेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि ये इनका अपनी एक लाइन है, ये अपनी सड़क पे चल रहे हैं, कंसल्टेंट अपनी सड़क पे चल रहा है। तो कंसल्टेंट की जो रिक्वायरमेंट है, कंसल्टेंट ने अगर एक डैम बनाना है तो उस डैम ने अगले 50, 100, 150 साल तक चलना है और वो उसके ऊपर हजारों लोगों का रिस्क और हजारों लोगों की जिंदगियां डिपेंड कर रही हैं। एक रिसर्च स्टूडेंट पे ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप कॉम्पिटेंसी लेवल को, ये एक एकेडमिक गोल है, वो एक, हाँ वो प्रोफेशनल गोल है। लेकिन अगेन मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि अगर आप वहां से कोई अच्छी चीज पिक करके लाना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं है। प्रोसीजर ये फॉलो करेंगे आप कि आपके पास पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स अलाइन हो। आप जिस तरह ये हमने स्टेप बाय स्टेप चीजें देखी हैं, इनको आप फॉलो करें। आप वहां से कोई यूजफुल चीज लाना चाहते हैं लाइन, कोई पाबंदी नहीं। आप उनकी उनकी अगर किसी रिपोर्ट को रेफर करते तो फ्री चीज नहीं कि जो आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से परमिशन लेनी पड़े, वो नहीं कर सकते आप। मैंने बड़ा आसान सी बात की है, पब्लिकली अवेलेबल अगर है तो आप रेफर कर सकते हैं। अब आप उसकी आप डेफिनेशन खुद देख ले क्या है कि जगह मैं जाऊं, सिंपल मैं लॉग इन करूं, सामने मैं गूगल पे सर्च करूं, मुझे वो डॉक्यूमेंट नजर आ जाए, मिल जाए। अगर मैंने उसकी परमिशन लेनी है किसी से, फिर मुझे रेफर ना करें। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट की कोई तुक नहीं है, फिर वो किसी के लिए यूजफुल ही नहीं है। क्योंकि देखिए मैं अगेन रिपीट करता हूँ, रिसर्च इज जो आप करेंगे ना, रिसर्च की पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे और वो चाहेंगे कि इसके सोर्सेज तक भी जाएं। जब वो सोर्सेज तक जाएंगे तो वहां तो बंद होगा दरवाजा, अगर वो एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, लेकिन वो अवेलेबल है, फिर भी अवेलेबल। जिस तरह है ना कि वो तो एक इसी सड़क का एक आप समझे प्लाजा है, तो वो टोल देना पड़ेगा क्योंकि आपने सड़क पे ट्रेवल करना है ना, तो वो तो सड़क पे जाने का टोल है। लेकिन ये नहीं है कि आपने अब जहाज लेके किसी और सड़क पे चीजें पूरी करनी है, वो काम नहीं करता। हाँ, तो अपनी सड़क पे आप करें बिल्कुल, वो तो ठीक है। और वो आज इतनी पेमेंट भी कोई नहीं है, वो पेमेंट कौन करता है आजकल? आमिर साहब। अच्छा, चले जैसे करते हैं, ब्रेक करते हैं, थोड़ी सी आप ब्रेक कर लीजिए और हम फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप इस दौरान ये कर सकते हैं कि अपना ये वाला जो काम मैंने आपको दिया इंट्रोडक्शन वाला, इसको आप लिखें, क्योंकि मैं अभी कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करूंगा राइटिंग। मैं कुछ आपका लिखा हुआ आप कैसे आप उसको ब्रेक, आप उसको इस तरह से इसको ब्रेक कह सकते हैं कि ब्रेक नहीं है, या आपकी काम की ट्रेड, या आप इंट्रोडक्शन से नेक्स्ट हाफ एन आवर में हम इंट्रोडक्शन का उसका देख लें, एंड देन वी सी सम ऑफ द क्या लिखा है, और फिर एक कॉमन ब्रेक की नमाज पढ़ने के बाद से ठीक है वो ब्रेक और ये बच्चे क्लास So मैंने इसीलिए मेरे पास रिसर्च से पेपर जो मेरे से रिलेटेड था, मैंने उसी प्रोडक्शन की चेक किया, तो मैं पेपर बेसिकली एक पेपर नहीं, आपने मैंने आपको 45 लाइन introduce the give the significance of the problem and then introduce your solution. इसी एक पेपर से सारा चीजें ना खाली की अपना करें उसको, ठीक है जी। So take say half an hour, I'll be back after half an hour and we'll see your work, और उसके बाद फिर हम देखिए कॉमन मिस्टेक्स पे पढ़ लेंगे
उसके बाद हम रेडी करेंगे, उसे आप नमाज का रेडी करेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू। हम दोबारा मिलते हैं 1 बजे, ठीक है।